वह सोचता है कि इतने लंबे समय बाद आखिर उसे सही इंसान मिल ही गए। उसी समय लेवी के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि उसे हाई एनर्जी भोजन का एक स्रोत मिल गया है जो 3 दिन तक भूख दबा सकता है, और वह खाना ठीक उसके सामने है। सिस्टम बताता है कि इस सांप में दूसरे दर्जे की ऊर्जा है। हालांकि यह बहुत जहरीला है, लेकिन सिर काट देने के बाद यह पूरी तरह खाने लायक हो जाएगा। लेवी फिर महिला की ओर मुड़कर विनम्रता से पूछता है कि क्या वह उनकी थोड़ी मदद कर सकती है। कुछ ही देर बाद वे महिला के छोटे से अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां वह उनके लिए प्यार से खाना बनाना शुरू कर देती है। जल्द ही कमरे में स्वादिष्ट खुशबू फैल जाती है, क्योंकि बर्तन में कुछ पक रहा होता है। लेवी और जास्पर उत्सुकता से देखते रहते हैं। इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उस बर्तन के अंदर ताजा कटा हुआ सांप का मांस था, जो शराब में मैरिनेट होने के बाद धीरे धीरे पक रहा था। बर्तन के पास एक जार रखा था, जिसके अंदर उस राक्षसी सांप का कटा हुआ सिर पड़ा था। लेवी को याद आता है कि पहले उसने खुद सांप को पकाने की कोशिश की थी। उसने उसकी गर्दन पकड़कर चाकू उठाया था उसे काटने के लिए। लेकिन साधारण चाकू उस जीव को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सका। ब्लेड सांप की मजबूत त्वचा से टकराकर टूट गया। जल्दी ही साफ हो गया कि कोई भी साधारण इंसानी औजार उस राक्षसी अजगर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर मजबूरी में लेवी ने उसे कसकर पकड़ा और सिर्फ अपने हाथों की ताकत से उसे फाड़ डाला। कुछ ही देर में महिला खुश होकर घोषणा करती है कि सांप का सूप आखिर तैयार हो गया है। वह गर्व से कहती है कि ककोवका में उसकी कुकिंग के लिए वह हमेशा मशहूर रही है, और उसकी बेटी को खासकर उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद था। फिर जैस्पर और लेवी ने उस महिला को गर्मजोशी से बैठकर उनके साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया, उम्मीद करते हुए कि वह उनके छोटे से खाने में शामिल हो और साधारण खाने और दोस्ताना साथ का मजा ले। महिला ने हल्की और प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया और विनम्रता से बताया कि वह पहले ही खा चुकी है, इसलिए इस समय उसे बिल्कुल भूख नहीं है। लड़कों ने दिल से उसका धन्यवाद किया कि उसने उनकी मदद की और इतना स्वादिष्ट पकवान भी बनाया। लेकिन महिला ने धीरे से जवाब दिया कि धन्यवाद तो उसे कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उसे अपने खाने में शामिल होने के लिए बुलाया था। कुछ ही देर बाद लड़के अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर महिला को विनम्रता से अलविदा कहा। उन्होंने एक बार फिर उसका धन्यवाद किया कि उसने सांप का स्ट्यू बनाने में मदद की और बचा हुआ खाना भी ध्यान से पैक कर दिया ताकि वे उसे साथ ले जा सकें। महिला ने विनम्रता से कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसने उन्हें धीरे से याद दिलाया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अस्पताल वापस लौट जाना चाहिए। लेवी ने उसे प्रशंसा भरी नजर से देखा और कहा कि उसकी बेटी सच में बहुत किस्मत वाली है, जिसे इतनी दयालु और ख्याल रखने वाली मां मिली है। ये दिल से कही गई बात सुनकर महिला की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने भावनाओं को संभालते हुए उन्हें गर्मजोशी से मुस्कुराकर अलविदा कहा। जल्द ही दोनों लड़के उस संकरी गली से होकर अस्पताल की ओर वापस जाने लगे। रास्ते में अचानक उनकी मुलाकात काले और सफेद सूट पहने लोगों के एक समूह से हो गई। लेवी ने हल्की जिज्ञासा के साथ उन अजनबियों की ओर देखा और उनके पास से गुजरते समय उन्हें ध्यान से देखने लगा। जैसे ही दोनों समूह एक दूसरे को पार कर रहे थे, उनमें से एक अजनबी अचानक पीछे मुड़ गया। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे वह अभी अभी किसी ऐसे योद्धा के पास से गुजरा हो जिसके अंदर भयानक छिपी हुई ताकत हो। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम था। इसी बीच योद्धाओं की एक और टीम उस जगह पहुंच गई जहां उन्होंने पहले कुछ महसूस किया था।
लेकिन जब उन्होंने आसपास जांच की तो पता चला कि दानवी आभा पूरी तरह गायब हो चुकी है। उनका सीधा निष्कर्ष था, वह दानव भाग चुका है। थोड़ी ही देर बाद वन आइड मैन को खबर मिली कि एक और दानव शायद मर चुका है। वह भौहें सिकोड़ते हुए बोला कि उनकी यूनिट को ऐसी कोई रिपोर्ट कभी नहीं मिली। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि इतना ताकतवर दानव किसी साधारण इंसान के हाथों मारा जा सकता है। उसी समय लेवी ऐसे कमरे में दाखिल हुआ जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो, और उसके हाथ में खाने का एक बैग था। वन आइड मैन ने समझाया कि भले ही दानवी आभा गायब हो गई हो, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि वह एक सेकेंड रैंक डेमोनिक डार्क पाइथन की थी। हो सकता है वह अस्पताल के आसपास कहीं छिपा हो, और इतनी भीड़ के बीच सबकी सुरक्षा जरूरी है। बात करते करते उसकी नजर अचानक उस खाने के बैग पर पड़ी जो उसके रूममेट्स वापस लाए थे। जैसे ही डिब्बा खोला गया, आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी नाक तक एक बहुत ही परिचित गंध पहुंची और उसे अचानक एक डरावना एहसास हुआ। पास खड़ी योद्धाओं की टीम ने अपने नेता को सदमे में चिल्लाते हुए सुना, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वन आइड मैन ने तुरंत उनके हाथ से बर्तन पकड़ लिया और खाने के अंदर से सावधानी से एक हड्डी का टुकड़ा निकाल लिया। उसने उस हड्डी को एक छोटे से डिटेक्शन डिवाइस में रखा और लगभग तुरंत ही नतीजा सामने आ गया। यह हड्डी सच में एक सेकेंड रैंक डार्क पाइथन की थी। उधर जैस्पर और लेवी आराम से साथ बैठे हुए थे और बिना किसी चिंता के स्वादिष्ट स्ट्यू का मजा ले रहे थे। वे मजाक करते हुए बोले कि चूंकि वन आइड मैन ने पहले उनके साथ खाने से मना कर दिया था, इसलिए उसकी हिस्सेदारी भी वे ही खा लेते हैं। आदमी पूरी तरह उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों पाइथन को मारकर इतने आराम से उसे खा भी कैसे रहे हैं। आखिर उस जीव की अधिकतम हमला करने की गति आवाज की रफ्तार से भी तेज थी। उसने ठान लिया कि उसे सच्चाई जरूर पता लगानी होगी। जैस्पर ने लापरवाही से कहा कि वह सांप तो असल में काफी प्यारा और दोस्ताना था, जैसे वह उसे गले लगाने के लिए उसके चारों तरफ लिपटना चाहता हो। फिर उन्होंने कहा कि उसका मांस भी बहुत ही मुलायम और हैरान कर देने वाला स्वादिष्ट निकला। ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुनकर वन आइड मैन गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में कहा कि वह इन दो बेवकूफों पर फिर से भरोसा करने से अच्छा खिड़की से कूदना पसंद करेगा। लड़के उसे उलझन भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें सच में समझ नहीं आया कि वह अचानक इतना चिढ़ क्यों गया। कुछ ही देर में शाम हो गई और वार्ड धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि आखिरकार सब सोने चले गए। लेकिन वन आइड मैन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या ये दोनों अजीब लड़के सच में किसी दुर्लभ जन्मजात शरीर के मालिक हैं। देखने में तो वे कमजोर लगते थे, फिर भी दो दानवों से टकराकर भी बिल्कुल सुरक्षित रहे। जितना वह सोचता उतना ही ये बात समझ से बाहर लगती और उसे शक होने लगा कि वे अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी और उसे पता चला कि वे दोनों अभी भी जाग रहे हैं। सोने का नाटक करते हुए उसने चुपचाप देखने का फैसला किया कि वे क्या कर रहे हैं। जैस्पर और लेवी उसके पास आए और धीरे से बोले कि उन्हें लगता है वह एक अच्छा इंसान है। फिर जैस्पर ने कहा कि इस बार वह अपनी बेहतर तकनीक की पूरी ताकत से उसका इलाज करेगा। जैस्पर ने शांति से एक पतली सुई निकाली और उसे वन आइड मैन के सिर की ओर निशाना बनाया। उस आदमी ने सोचा कि अगर ये दोनों सच में दो दानवों को मार सकते हैं तो इनके पास कुछ असली हुनर जरूर होगा। उसने तय किया कि वह उन्हें एक बार और भरोसा करेगा और देखेगा कि वे सच में कितने ताकतवर हैं। तभी जैस्पर शिकायत करने लगा कि कमरा बहुत अंधेरा है और उसे सही निशाना साफ दिखाई नहीं दे रहा।
लेवी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि उसने अपनी तकनीक इतनी ट्रेन की है कि आंखें बंद करके भी बिल्कुल सही जगह पर वार कर सकता है। बिना हिचकिचाए उसने सुई को आगे बढ़ाया और जोर से सीधे आदमी के माथे में घुसा दी। वन आइड मैन पूरी कोशिश कर रहा था कि शांत रहे और कोई प्रतिक्रिया न दे, लेकिन इस बार उसके शरीर में पहले से भी ज्यादा तीव्र एहसास दौड़ने लगे। उस निर्णायक पल में सुई आखिरी बिंदु के ऊपर मंडरा रही थी। जैस्पर जानता था कि वह गलती नहीं कर सकता, आखिरी बिंदु बिल्कुल सही लगना जरूरी था। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। इस अनपेक्षित रुकावट से जैस्पर चौंक गया और उसका हाथ कांप गया, जिससे सुई निशाने से चूक गई। वह एक नर्स थी। उसने डर के मारे चीखते हुए पूछा कि वे दूसरे मरीज के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। वन आइड मैन मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में रख पा रहा था। यहां तक कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर में कैसी अजीब-अजीब संवेदनाएं दौड़ रही हैं। बेबस होकर उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और नर्स से उसे बचाने की गुहार लगाई। लेकिन जब लड़की ने देखा कि उसका हाथ अचानक ढीला होकर गिर गया, तो वह और जोर से चीखने लगी, यह सोचकर कि दोनों लड़कों ने एक और मरीज को मार डाला है। कुछ ही पलों बाद डॉक्टर फिर से वार्ड में दौड़ते हुए आए और वन आइड मैन को तुरंत ऑपरेशन रूम में ले गए। उसे गंभीर दिमागी रक्तस्राव बताया गया और तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। जैस्पर बेहद दुखी और निराश था कि वह आखिरी सुई सही जगह नहीं लगा पाया। लेवी ने उसे दिलासा देते हुए भरोसे से कहा कि अगली बार वह जरूर सफल होगा। उस हंगामे के थोड़ी ही देर बाद दोनों को मजबूती से उनके बिस्तरों से बांध दिया गया ताकि वे फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। प्रोटैगोनिस्ट चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि वन आइड मैन बच जाएगा और आखिरकार जिंदा वापस उनके पास लौटेगा। उधर उस आदमी को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका सिर शेव करके उसे अच्छी तरह डिसइंफेक्ट किया और सावधानी से सारी सुइयां निकाल दी जो उन्हें मिली। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि खोपड़ी खोलने वाली सर्जरी से पहले उस जगह को पूरी तरह तैयार करना जरूरी था। उसी समय वन आइड मैन ने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और डॉक्टरों को उलझन भरी नजर से देखने लगा। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा हुआ वह अभी जाग गया, क्योंकि अगर वह ऑपरेशन के बीच में अचानक होश में आता तो स्थिति बहुत अजीब हो जाती। मॉनिटर्स चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसके सारे संकेत सामान्य स्तर पर लौट आए हैं, इसलिए वे ऑपरेशन रोक देंगे और मरीज को आगे निरीक्षण के लिए वार्ड में वापस भेज देंगे। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या वह कुछ समय और अस्पताल में रहना चाहेगा। उसकी मानसिक स्थिति भले अजीब थी, लेकिन वह बाकी मरीजों से कहीं ज्यादा स्थिर था। इसलिए डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उसे अलग वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए। वन आइड मैन बस डॉक्टर को घूरता रहा। उसके चेहरे पर अंधेरी और डरावनी अभिव्यक्ति थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने फिर से मरीज के रिकॉर्ड और इमेजेस देखे। उसे शक होने लगा कि नर्सों ने शायद चार्ट गड़बड़ कर दिए हैं, क्योंकि मरीज की रीढ़ और पैर लगभग चमत्कारिक तरीके से ठीक हो चुके थे, जो असंभव होना चाहिए था। स्टाफ की ओर मुड़कर उसने शांत स्वर में कहा कि अब मरीज को प्लास्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसने दोबारा बिस्तर की ओर देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वहां अब कोई लेटा ही नहीं है। उसी समय वन आइड मैन अपने कपड़े ढूंढकर चुपचाप अपने पुराने कमरे में वापस लौट चुका था। वह जैस्पर के बिस्तर के सामने खड़ा हुआ और शांत स्वर में घोषणा की कि वह राष्ट्रीय स्तर के योद्धाओं की एक विशेष यूनिट का प्रमुख है, और इसके बावजूद वह जैस्पर से निपटने में पहले ही 3 बार असफल हो चुका है। उसने जैस्पर से कहा कि उसे अपने किए पर गर्व होना चाहिए।
लेकिन अंदर ही अंदर वन-आइड मैन ने चुपचाप कसम खा ली कि वह उन दोनों पागलों पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। हर बार जब वह अपना नया मुंडा हुआ सिर देखता तो उसे वे अजीब और डरावनी चीजें याद आ जाती जो उन्होंने उसके साथ की थीं। उसी समय लेवी शांत और आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ उसकी ओर मुड़ा और बोला कि वह आदमी जिंदा वापस आया है और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने यह भी कहा कि अगली बार वे जरूर उसे पूरी तरह ठीक करने में सफल होंगे। लेकिन वन-आइड मैन को साफ तौर पर इस बातचीत को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बिना कुछ और कहे वह खिड़की के पास गया, उसे पूरी तरह खोल दिया और अपने रूममेट्स को हल्का सा अलविदा कहकर आराम से बाहर कदम रख दिया। जाने से पहले उसने दृढ़ता से कहा कि उनकी राहें अब कभी नहीं टकराएंगी और यह आखिरी बार है जब वे एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह खिड़की से कूदा, पास खड़ी एक नर्स अचानक डर और हैरानी से चीख पड़ी और तुरंत वार्ड बॉय को मदद के लिए बुलाने लगी। सबके आश्चर्य के लिए वन-आइड मैन जमीन पर बिल्कुल सुरक्षित उतरा। फिर भी उसका यह नाटकीय कूदना आसपास के लोगों को डरा गया। चलते हुए उसने फिर उन दो अजीब लड़कों के बारे में सोचा और नतीजा निकाला कि भले ही उनके पास जन्मजात शक्तियां और अजीब लड़ाई के तरीके हों, लेकिन उनसे तर्क करना नामुमकिन है। बाद में किसी ने पूरी घटना क्लिनिक के डायरेक्टर को बता दी। डायरेक्टर गुस्से से भर गया कि वन-आइड मैन ने ऐसा तमाशा किया और एक बार फिर उन दो मुसीबत वाले मरीजों को संभालने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई। थोड़ी देर बाद ली ने भी डायरेक्टर को फोन किया और बताया कि अस्पताल में एक आदमी अभी-अभी खिड़की से कूद गया है। लेकिन ली ने समझाया कि वह आदमी किसी तरह सुरक्षित उतर गया और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। पहले तो डायरेक्टर को लगा कि ली उन दो अस्थिर मरीजों में से किसी की बात कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चला कि असल में वह वन-आइड मैन था, तो वह तुरंत शांत हो गया और बोला कि अस्पताल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन ली ने उसे बिल्कुल अलग वजह से फोन किया था और उसका लहजा अचानक काफी गंभीर हो गया। उसने बताया कि वह आदमी अभी-अभी अस्पताल की खिड़की से कूदकर बिना अपना मेडिकल बिल चुकाए ही चला गया। यह कहकर ली ने जवाब का इंतजार भी नहीं किया और सीधे फोन काट दिया। कुछ ही देर बाद लेवी और जैस्पर को सावधानी से एम्बुलेंस में चढ़ाया गया ताकि उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया जा सके। अब तक उन्हें पता चल चुका था कि वन-आइड मैन बच गया है, लेकिन अफसोस वह उनसे मिले बिना ही चला गया। जैस्पर को अब भी चिंता थी कि उसकी घायल आंख अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई होगी। लेकिन लेवी ने उसे शांत करते हुए कहा कि अगली बार जब वे इलाज करेंगे तो जरूर सफल होंगे। यह सुनकर जैस्पर भावुक हो गया और अचानक रोने लगा। उसे लगा कि उसने वन-आइड मैन को निराश किया है, इसलिए वह बिना ठीक से अलविदा कहे चला गया। लेवी ने धीरे से उसे सुधारा और कहा कि जाते समय उस आदमी ने असल में उन्हें अलविदा कहा था। लेकिन फिर सोचने पर लेवी को याद आया कि उस आदमी ने तो कहा था कि वे फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने थोड़ा झेंपते हुए खुद को सुधारा और कहा कि विदाई बस थोड़ी अलग तरह से कही गई थी। फिर भी जैस्पर थोड़ा शांत हो गया। उसके मन में था कि अगर उस आदमी ने अलविदा कहा है तो शायद वे किसी दिन फिर मिलेंगे और तब वह जरूर उसकी ठीक से मदद कर पाएगा। चुपचाप बैठे बैठे जैस्पर ने अचानक खिड़की की चौखट पर रखे सेबों का एक छोटा डिब्बा देखा और कहा कि उसका मन एक सेब खाने का हो रहा है। लेवी ने हाथ बढ़ाकर एक सेब उठाने की कोशिश की और जैसे ही उसने हाथ हिलाया, उनके शरीर को कसकर बांधने वाली पट्टियां अचानक टूटकर अलग हो गईं। इतनी आसानी से खुद को आजाद करने के बाद उसने आराम से एक सेब अपने दोस्त को दे दिया, जिसने खुशी से उसे लिया और तुरंत बड़े बड़े कौर लेने लगा। जैस्पर ने खुशी से कहा कि लेवी को भी एक सेब खाना चाहिए,
क्योंकि यह सेब बहुत मीठा, रसदार और बढ़िया कुरकुरा है। उधर ली के साथी ने कहा कि ली का डिप्टी सच में बहुत उदार और काम के प्रति समर्पित है, खासकर क्योंकि वह उन मुश्किल मरीजों को खुद फिर से ले जा रहा है। ली ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उन्हें खुद ड्राइव करके ले जाना ज्यादा सुरक्षित है, और वैसे भी रास्ते में उसे किसी से एक पुराना हिसाब भी लेना है। उसी समय शहर के पहले बंदरगाह पर कुछ बेहद असामान्य होने लगा। जल्दी ही पता चला कि रीफ ऑक्टोपस नाम का एक चौथे रैंक का दानव किसी तरह कैद से बाहर निकल आया है। प्रशिक्षित योद्धाओं की एक टीम तुरंत बंदरगाह पर उस भयानक राक्षस का सामना करने पहुंची। उन्होंने कई तरह के शक्तिशाली जादू और हमले किए, लेकिन उनकी कोई भी तकनीक उस दानव को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। फिर उन्होंने एक डरावनी चीज देखी। उस जीव की टेंटेकल्स से गाढ़ी काली स्याही जैसी धारा निकलने लगी। योद्धाओं को तुरंत समझ आ गया कि यह एक घातक उच्च स्तरीय तकनीक है जिसे डेथ मिस्ट कहा जाता है। उसी पल उन्हें भयानक सच्चाई समझ आ गई। यह जीव सिर्फ चौथे रैंक का दानव नहीं था, यह कम से कम 5वें रैंक का था। काली धुंध बेहद जहरीली थी और छूते ही मौत हो सकती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। योद्धा तुरंत मुड़कर भागने लगे, लेकिन फैलती हुई स्याही की धुंध लगातार उनका पीछा करती रही। उनमें से एक आदमी ने जल्दी ही समझ लिया कि घातक धुंध की फैलने की रफ्तार बहुत तेज है, और उसने चुपचाप उस पल के लिए खुद को तैयार कर लिया जब उसकी मौत तय होगी। लेकिन ठीक समय पर किसी ने अचानक सटीक गिनती वाली तकनीक का इस्तेमाल किया और उस घातक हमले को रोक दिया जो उसे लगने वाला था। उसी समय स्टील बीम पर ऊपर खड़ा एक आदमी दानव की ओर नीचे देखते हुए चिढ़े हुए स्वर में बोला कि वह पहले ही बहुत खराब मूड में है। योद्धाओं ने तुरंत आवाज पहचान ली, वह उनका बॉस था। वह रहस्यमयी व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही वन आइड मैन था। उसने शांत स्वर में कहा कि वह यहाँ खास तौर पर इस बदकिस्मत दानव पर अपना गुस्सा निकालने आया है। योद्धा उसे हैरानी से देखने लगे, सोचते हुए कि उनके डरावने नेता ने अचानक अपना हेयर स्टाइल इतना क्यों बदल लिया है। फिर वन आइड मैन ने एक भयानक तकनीक छोड़ी जिसे बूदास ड्रैगन पाम कहा जाता है। इतना शक्तिशाली वार कि लगता था जैसे दुनिया ही हिल जाएगी। उसने शांत भाव से अपनी हथेली दानव की ओर तानी और एक चमकदार रोशनी की किरण निकलकर सीधे उसके सिर पर जा लगी। उधर दूर पुल पर अचानक एक भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। ली और उसका साथी चारों ओर देखकर उलझन में थे कि ट्रैफिक अचानक पूरी तरह क्यों रुक गया। फिर उन्होंने कुछ अजीब देखा। लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में उल्टी दिशा में भाग रहे थे। अगले ही पल खून से लथपथ एक शरीर अचानक आकर उनकी कार के विंडशील्ड पर गिर पड़ा। उस डरावने पल में दोनों को एहसास हो गया कि कुछ भयानक हो रहा है और शायद अंत करीब आ चुका है। उधर वन आइड मैन ने ऑक्टोपस दानव को खत्म कर दिया था, लेकिन उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ अभी भी ठीक नहीं है। दानव के मरने के बावजूद हवा में अब भी ताकतवर दानवी ऊर्जा की लहरें महसूस हो रही थीं। उसी समय पास खड़े योद्धाओं ने देखा कि कोई व्यक्ति घबराकर उनकी ओर भागता हुआ आ रहा है। स्पेशल डिपार्टमेंट के एक एजेंट ने जल्दी से बताया कि एक गंभीर नई समस्या सामने आ गई है। उन्होंने अभी-अभी एक और दानव को पुल पर चलते हुए देखा है जो सीधे शहर के केंद्र की ओर जा रहा है। उधर भीड़भाड़ वाले पुल पर अब सच में अफरा तफरी फैलने लगी थी। एम्बुलेंस में बैठे लेवी और जैस्पर को बाहर क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं था। वे बस सोच रहे थे कि आगे उन्हें और क्या खाना चाहिए। उसी समय लेवी के दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजी जिसने बताया कि मानव स्तर तक पहुंचने के बाद उसके शरीर को अब बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है।
भले ही उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन उसे अचानक बहुत तेज भूख लगने लगी। थोड़ी ही देर में पुल पर एक और दानव दिखाई दिया। यह भी एक ऑक्टोपस जैसा जीव था, जो घबराकर चारों ओर खोज रहा था, जैसे अपने पिता को ढूंढ रहा हो। उधर ली कार से बाहर निकला और उस आदमी की ओर दौड़ा जो उनकी विंडशील्ड पर गिरा था, उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए। उसने अपने साथी से कहा कि कार से खून रोकने की दवा ले आए, लेकिन उसका साथी घबराकर बोला कि उन्हें तुरंत भागना चाहिए क्योंकि दानव किसी भी पल यहां पहुंच जाएगा। उसी समय ली ने अपनी घड़ी उतारकर अपने साथी को दे दी और कहा कि दवा लेकर भाग जाना और घड़ी भी अपने पास रख लेना। उस आदमी ने विरोध किया और कहा कि घायल लोग पहले ही गंभीर हालत में हैं और अगर वह और रुका तो उनके साथ ही मर जाएगा। फिर डिप्टी ने धीरे से उसे उस घड़ी की कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि जिस दिन वह पहली बार ऑपरेशन सर्जन बना था, उसने एक बच्चे की जान बचाई थी और आभारी बच्चे ने उसे वही घड़ी तोहफे में दी थी। उस दिन से उसने खुद से एक पक्का वादा कर लिया कि चाहे हालात कितने भी खतरनाक या बेकार क्यों न लगें, वह कभी किसी मरते हुए इंसान को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथी ने तुरंत कहा कि कार के पीछे अभी भी 2 मरीज बिस्तरों से बंधे पड़े हैं। अगर वे उन दोनों को लेकर अभी भाग जाए तो शायद यही उन सबके बचने का एकमात्र मौका हो सकता है। लेकिन ली ने मजबूती से सिर हिलाया और कहा कि उन दोनों को भूल जाओ और उन लोगों पर ध्यान दो जिन्हें सच में अभी भी बचाया जा सकता है। उसका साथी मानने को तैयार नहीं था। वह कार में चढ़ गया और लेवी और जैस्पर को खोलने की कोशिश करने लगा, साथ ही चेतावनी दी कि आगे सड़क पर कहीं एक बहुत बड़ा दानव घूम रहा है। उसी समय लेवी आराम से खड़ा हुआ और उसने जैस्पर को बांधने वाली पट्टियों पर हाथ फेर दिया और बस ऐसे ही वे बंधन टूटकर अलग हो गए जैसे कुछ थे ही नहीं। यह देखकर साथी डर के मारे मरीजों को घूरने लगा। फिर उसने उनके हाथ पकड़े और उन्हें सड़क पर घसीटते हुए जल्दी जल्दी दूर ले जाने लगा। लेकिन तभी जैस्पर ने उसे रोक दिया और कहा कि उन्हें एक जरूरी सवाल पूछना है। लड़के ने उससे पूछना शुरू किया कि बाहर जो दानव है वह किस तरह का है और क्या वह देखने में प्यारा है या नहीं। उस आदमी के दिमाग में एक विशाल गुलाबी ऑक्टोपस की तस्वीर आई जो अपनी बड़ी टेंटेकल्स से कारों को कुचल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ, मतलब कुछ लोगों को शायद वह अच्छा लगे। लेवी ने थोड़ी देर उस जवाब के बारे में सोचा और फिर शांत स्वर में कहा कि अगर ऐसा है तो शायद उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैस्पर चमकती मुस्कान के साथ बोला कि भागने की बजाय उन्हें उस दानव को ढूंढकर उससे थोड़ा खेलना चाहिए। यह सुनकर वह आदमी डर से उन्हें घूरने लगा और चिल्लाकर बोला कि वे दोनों पूरी तरह पागल हैं और असली साइको हैं। उधर रीफ ऑक्टोपस नाम का तीसरे रैंक का दानव पुल पर तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। असल में वह मादा थी और वह अपने पिता को बेतहाशा ढूंढ रही थी, जिसे पहले ही वन आइड मैन मार चुका था। लेवी शांत खड़ा सोच रहा था कि उसका पिता अब कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए उसने तय किया कि अब इस दानव से निपटना उसकी जिम्मेदारी है। उधर ली अब भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था कि घायल आदमी का खून रुके और वह जिंदा रहे। उसने अपने साथी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन तब तक वह आदमी कहीं भाग चुका था और कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। घायल व्यक्ति लगभग मरने की हालत में था, फिर भी उसने किसी तरह ताकत जुटाकर उस डॉक्टर का धन्यवाद किया जिसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया था। फिर घायल आदमी ने ऊपर देखा और पाया कि दानव अब उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उसने कमजोर आवाज में डॉक्टर से कहा कि अभी भी समय है तो भाग जाओ,
क्योंकि जो आदमी पहले से मर रहा है उसे बचाने में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन ली जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर है और इसी वजह से वह कभी मरीज को छोड़कर भागेगा नहीं। दानव ने नीचे खड़े दो बेबस इंसानों को देखा और झुककर अजीब आवाज में पूछा कि क्या उन्होंने कहीं उसके पिता को देखा है। उसने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसे नहीं देखा और बता नहीं पाए कि वह कहाँ है तो वह बिना झिझक उन्हें मार देगी। यह कहकर ऑक्टोपस ने अपनी एक विशाल टेंटेकल ऊपर उठा ली दोनों आदमियों पर हमला करने के लिए। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ और ऑक्टोपस अचानक किसी अदृश्य ताकत से जोर से एक तरफ खींच ली गई। ली और घायल आदमी डर से कांप रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि किसी भी पल उनकी मौत होने वाली है। लेकिन जब उन्होंने डरते हुए फिर ऊपर देखा तो पाया कि दानव वहां नहीं था। तभी ली का साथी अचानक वापस दौड़ता हुआ आया और बोला कि उसने एक छोटी कार चुरा ली है क्योंकि एम्बुलेंस बहुत बड़ी और धीमी थी और यह कार मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचा देगी। ली को सच में राहत मिली जब उसने अपने साथी को लौटते देखा क्योंकि उसे लगा था कि वह उन्हें छोड़कर भाग गया है। फिर दोनों ने मिलकर घायल आदमी को उठाया और सावधानी से उसे कार की ओर ले गए। उधर पुल के नीचे कहीं ऑक्टोपस दानव जोर से जमीन पर आकर गिरा। ऊपर से सब देख रहा जैस्पर बेहद खुश हो गया। उत्साहित होकर उसने कहा कि वह इस दिलचस्प दानव के साथ खेलना चाहता है। लेवी ने उसकी एक टेंटेकल पकड़ ली और आराम से कहा कि नीचे आओ और उनके साथ खेलो। बिना हिचकिचाए जैस्पर ऊपर से कूद गया और सीधे ऑक्टोपस पर उतरने का निशाना लगाया। उसकी छलांग बिल्कुल सही लगी और वह सीधे दानव के माथे पर आकर उतरा। फिर वह अपनी उंगली से ऑक्टोपस को बार बार चुभाने लगा और ऐसे हंस रहा था जैसे किसी खिलौने से खेल रहा हो। इससे ऑक्टोपस बेहद गुस्से में आ गई और चिल्लाई कि वह इन बदतमीज इंसानों को मार डालेगी जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने जैस्पर को कुचलने के लिए एक बड़ी टेंटेकल घुमाई, लेकिन ठीक उसी पल उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई ताकत उसे नीचे खींच रही है। जैस्पर हल्के से जमीन पर उतर गया, जबकि लेवी आगे बढ़कर दानव की टेंटेकल पर अपना पैर रखकर उसे दबा दिया। लेवी ने आराम से कहा कि उसने बस थोड़ा सा दबाव डाला था ताकि वह उसके दोस्त पर हमला न कर सके, लेकिन किसी तरह टेंटेकल ही अलग हो गई। जैस्पर ने कंधे उचकाकर कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑक्टोपस के पास अभी भी बहुत सारी टेंटेकल्स हैं। उधर दानव जोर जोर से रोने लगी और अपने पिता को पुकारते हुए शिकायत करने लगी कि कोई उसे परेशान कर रहा है। लेवी ने सोचते हुए सिर हिलाया और कहा कि एक तरह से उसका दोस्त सही कह रहा है। ऑक्टोपस और ज्यादा गुस्से में आ गई और अपनी बची हुई टेंटेकल्स को जोर जोर से घुमाकर उन दोनों इंसानों को मारने की कोशिश करने लगी जिन्होंने उसका अपमान किया था। लेकिन लेवी ने शांति से एक और टेंटेकल पकड़ ली और पहली की तरह वह भी आसानी से टूटकर अलग हो गई। उसी समय जैस्पर पास के खुले इलाके में घूमते हुए चला गया और अचानक वहां एक पुरानी बारबेक्यू ग्रिल देख ली। ऑक्टोपस गुस्से में तड़पती रही, जबकि लेवी उसकी टेंटेकल्स एक एक करके तोड़ता रहा। उसने एक और टेंटेकल पकड़ी और दानव को घूरने लगा, लेकिन तभी हवा में कुछ ने उसका ध्यान खींच लिया। लड़का और दानव दोनों ने एक साथ हवा सूंघी और महसूस किया कि आसपास एक बेहद स्वादिष्ट खुशबू फैल रही है। दरअसल उस सारे हंगामे के बीच जैस्पर पहले ही एक टूटी हुई टेंटेकल को ग्रिल पर रखकर पकाना शुरू कर चुका था। वह खुशी से ग्रिल्ड टेंटेकल तैयार कर रहा था ताकि अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका स्वाद ले सके। उस स्वादिष्ट खुशबू से खींचकर ऑक्टोपस दानव भी ग्रिल की तरफ जल्दी से बढ़ाई। लेकिन जब उसे समझ आया कि जो स्वादिष्ट खाना पक रहा है वह उसकी अपनी ही टेंटेकल है, तो
तो वह डर और सदमे से कांपने लगी। जैस्पर ने ग्रिल्ड टेंटेकल को टुकड़ों में काटा और उन्हें प्लेट में सजाकर अपने दोस्त को पेश किया। प्रोटैगोनिस्ट ने टेंटेकल का एक बड़ा कौर लिया, धीरे धीरे चबाया और फिर कहा कि यह डिश सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैस्पर ने कहा कि उन्होंने अभी आखिरी टेंटेकल भी पका ली है, अब ग्रिल करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। इतना सब खाने के बाद भी लेवी को लगा कि उसका पेट अभी पूरी तरह भरा नहीं है। फिर दोनों दोस्तों ने ऑक्टोपस की ओर देखा और पाया कि उसके पास अब मुश्किल से कोई टेंटेकल बची है। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि अब यह दानव लगभग सिर्फ एक सिर बनकर रह गया है। उसी समय दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और अचानक एक शानदार नया आइडिया सोच लिया। कुछ ही देर में दानव का बचा हुआ सिर भी ग्रिल पर रख दिया गया और धीरे धीरे पकने लगा। जैस्पर थोड़ा झिझका और बोला कि ऑक्टोपस की आंखें अभी भी खुली हैं, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या उसे खाना ठीक होगा। लेवी शांत होकर ग्रिल के पास गया और अपनी हथेली से ऑक्टोपस की आंखें ढक दीं, फिर बोला कि अगर आंखें देखने के लिए नहीं हैं, तो मतलब अब उसमें जान भी नहीं बची, इसलिए उसे आराम से खाया जा सकता है। थोड़ी ही देर बाद वन आइड मैन अपने अधीनस्थों के साथ वहां पहुंचा और आते ही पूछने लगा कि दानव कहाँ गया। तकनीशियनों में से एक आगे आया और बताया कि उनके उपकरणों ने हल्की बची हुई ऊर्जा तरंगें पकड़ी हैं, जो शायद उसी दानव की थीं। वह वन आइड मैन के पास गया और अपने टैबलेट पर दिख रहे आंकड़े उसे दिखाए। डेटा के अनुसार दानव की ऊर्जा का आखिरी निशान बताता था कि वह पुल के नीचे कहीं चला गया था। लेकिन जब टीम आखिर उस जगह पहुंची तो जो नजारा उनका इंतजार कर रहा था वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। जैस्पर और लेवी घास पर शांति से लेटे हुए थे और गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वन आइड मैन हैरानी से वहीं रुक गया, जबकि एक साथी ने घबराकर बताया कि दानव की ऊर्जा तरंगें पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। अजीब बात यह थी कि वहां सिर्फ वही दो लड़के मौजूद थे। वन आइड मैन समझ नहीं पा रहा था कि किस्मत उसे फिर से इन दोनों से क्यों मिलवा रही है, खासकर तब जब वह पहले ही तय कर चुका था कि वह उनसे हमेशा के लिए विदा ले चुका है। एक कर्मचारी अब भी उलझन में स्कैनर देख रहा था और बार बार कह रहा था कि दानवी ऊर्जा का आखिरी निशान यहीं से आया था, लेकिन दानव खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर वन आइड मैन की नज़र पास रखी एक बारबेक्यू ग्रिल पर पड़ी और उसे देखते ही उसके दिमाग में धीरे धीरे एक डरावना शक बनने लगा कि यहाँ असल में क्या हुआ होगा। एक महिला अधिकारी ने सुझाव दिया कि उन दोनों लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेना चाहिए, लेकिन वन आइड मैन ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि वे सिर्फ मानसिक रूप से अस्थिर मरीज हैं, उनसे पूछताछ करने या उनकी बातों पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। लड़की उलझन में पड़ गई और उसने पूछा कि वह इतना पक्का कैसे कह सकता है। अचानक वन आइड मैन जोर से चिल्लाया और बोला कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात सुनना भी उसके लिए शर्म की बात है। उसने गुस्से में चेतावनी दी कि अगर उसने फिर ऐसी बुनियादी गलती की तो सजा के तौर पर वह खुद उसका सिर मुंडवा देगा। लड़की उसकी इस कड़ी प्रतिक्रिया से पूरी तरह हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं उसका यह अजीब व्यवहार उन दो लड़कों से जुड़ा तो नहीं। उसी समय उसे यह भी दिलचस्प लगा कि उसके कमांडर ने सिर्फ अस्पताल के पजामे देखकर ही पहचान लिया कि वे लड़के मानसिक मरीज हैं। उसने सोचा कि शायद उसे शहर के लगभग हर अस्पताल की जानकारी होगी। उसे साफ लगा कि यह आदमी सच में शहर की सुरक्षा के लिए गहराई से चिंतित रहता है। तभी उनकी चर्चा रुक गई जब एक कर्मचारी ने पूछा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि दानव पूरी तरह गायब हो चुका है। वन आइड मैन धीरे धीरे लेवी के पास गया,
उसके बगल में बैठा और थोड़ा झुककर ऐसे ही पूछ लिया कि जो ऑक्टोपस उन्होंने खाया था वह स्वाद में कैसा था। लेवी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और उनीदी मुस्कान के साथ ईमानदारी से कहा कि वह सच में बहुत स्वादिष्ट था। यह जवाब सुनकर वन आइड मैन चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसका भयानक शक सच था। उधर दृश्य बदलकर स्पेशल फोर्स के मुख्यालय पहुंचता है, जहां एक मीटिंग चल रही थी जिसमें उन बढ़ते मामलों पर चर्चा हो रही थी जहां योद्धाओं को ऐसे दानव मिल रहे थे जो अपनी असली ताकत छिपा रहे थे। हाल की रिपोर्टों के अनुसार राक्षसों के फैलाव का नक्शा लगातार बदल रहा था, जिससे लग रहा था कि दानव अब पहले से ज्यादा बुद्धिमान और रणनीतिक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट पेश कर रही महिला मन ही मन सोच रही थी कि वे दो अजीब लड़के किसी तरह तीसरे रैंक के दानव को हरा चुके हैं। वे पहले ही 3 दानव मार चुके थे, इसलिए उसे लगा कि शायद उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय प्रशिक्षित करना चाहिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अजीब तस्वीर आई। जैस्पर अपने डरावने सुइयों के साथ खड़ा हुआ। वह अपनी प्रस्तुति जारी रखते हुए बोली कि अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो वह तुरंत प्रशिक्षण योजना तैयार करना शुरू कर देगी। लेकिन उसी समय वन आइड मैन ने बोलकर कहा कि शायद यह योजना आगे न बढ़ाना ही बेहतर होगा। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि किसी ने खुलेआम उसके फैसले को चुनौती दी है। लाल बालों वाली महिला, जो विश्लेषण विभाग की प्रमुख थी, ने अपना परिचय ट्रेसी के रूप में दिया और सीधे वन आइड मैन से पूछा कि क्या उसे उसके विश्लेषण और योजना पर शक है। उसने समझाया कि उसकी योजना यह है कि चारों बड़ी अकादमियों के सभी प्रशिक्षुओं को 1 महीने के लिए मानसिक अस्पताल में भेजा जाए ताकि उनकी मानसिक मजबूती बढ़ सके। फिर वह आराम से मेज पर बैठ गई, वन आइड मैन के सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में पूछा कि क्या उसे इस योजना पर कोई आपत्ति है। कमरे में मौजूद सभी लोग मन ही मन सोच रहे थे कि इतना आसान परीक्षण तो किसी को भी यूनिट में आने की अनुमति दे देगा। बहुतों को आपत्ति थी, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। आखिर राजधानी मुख्यालय की पहली सैन्य सलाहकार को खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन वन आइड मैन ने शांत स्वर में कहा कि ऐसा परीक्षण शायद नए भर्ती हुए सैनिकों के लिए बहुत क्रूर साबित हो सकता है, क्योंकि उनके पास अभी वास्तविक अनुभव बहुत कम है। ट्रेसी को लगा कि वन आइड मैन को उसका परीक्षण बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बाकी लोग सच्चाई जानते थे। वह मानता था कि यह परीक्षण दिखने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ट्रेसी ने जवाब दिया कि असली लड़ाई की ताकत सिर्फ युद्धभूमि पर ही बनती है, लेकिन युद्ध में भेजने से पहले योद्धाओं को अज्ञात परिस्थितियों का सामना करना सीखना होगा। उसने कहा कि उनके दुश्मन अक्सर मानसिक रूप से अस्थिर लोगों जितने ही अनिश्चित होते हैं, इसलिए मानसिक अस्पताल प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकता है। उसने आत्मविश्वास से अपनी बात खत्म की और कहा कि अच्छा है कि बाकी सभी लोग उसकी बात समझते दिख रहे हैं। उधर वन आइड मैन चुपचाप सोच रहा था कि वे 2 अजीब साइको तो किसी भी दानव से ज्यादा डरावने हैं। फिर उसने ट्रेसी से पूछा कि हाल में दानवों का लहरों की तरह आना असल में क्या संकेत देता है, और उसने बताया कि यह दुश्मनों को भ्रमित करने वाली एक क्लासिक सैन्य रणनीति है। उसने खुलासा किया कि दुश्मन के क्षेत्र में कहीं बेहद बुद्धिमान प्राणी मौजूद हैं जो निचले स्तर के दानवों की गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे हैं। यह सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। ट्रेसी ने बताया कि इतिहास में पहले कभी ऐसा दर्ज नहीं हुआ, यानी वे इंसानियत के सामने अब तक का सबसे अलग खतरा देख रहे हैं। उसने अंत में कहा कि जो हो रहा है उसे समझने के लिए उन्हें तुरंत और ज्यादा डेटा इकट्ठा करना होगा। उस मीटिंग के बाद पूरे 3 दिन गुजर गए।
मानसिक अस्पताल के पास एक शांत खुली जगह में दो चींटियां अलग होने के बाद खुशी खुशी फिर मिल रही थीं। लेकिन जैसे ही वे खुश हो रही थीं, उन्होंने ऊपर से एक विशाल इंसानी हाथ अपनी तरफ आते देखा। एक विशाल उंगली ने नर चींटी को उठा लिया और उसे हवा में ऊपर ले गई। वह विशाल इंसान असल में जास्पर था, जिसने थोड़ी देर बाद चींटी को वापस छोड़ दिया। वह छोटी चींटी जल्दी से अपनी पत्नी के पास गई और गर्व से बोली कि वह वापस आ गया है। लेकिन जास्पर ने तुरंत उसे फिर उठा लिया और अपने चेहरे के पास लाकर ध्यान से देखने लगा। तभी लेवी ने उसे पुकारा और जास्पर का ध्यान तुरंत चींटी से हट गया। वह उत्साह से बताने लगा कि जब लेवी सो रहा था तब उसने पता लगाया कि चींटियां चाहे उन्हें कितनी भी दूर ले जाओ, वे हमेशा घर का रास्ता ढूंढ लेती हैं, और उसे यह बहुत कमाल लगा। उसने यह भी बताया कि ऑक्टोपस खाने के बाद लेवी पूरे 3 दिन सोया रहा और इस दौरान कोई उन्हें वापस क्लिनिक ले आया था। लेवी ने जवाब दिया कि वह सच में सो नहीं रहा था। उसके दिमाग में जो अजीब आवाज थी, उसने कहा था कि ब्रेकथ्रू के दौरान मजबूरन नींद आती है और अब वह एक नए स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए उसे अपनी ताकत आजमानी चाहिए। उधर चींटियों का जोड़ा घबराकर जमीन में गहरा गड्ढा खोदने लगा ताकि उन डरावने दानव जैसे इंसानों से छिप सके। उसी समय लेवी ने उस नई शक्ति को आजमाने का फैसला किया। उसने पास के पेड़ को हल्के से छुआ और तुरंत उसके तने में एक लंबी दरार पड़ गई। बस 1 सेकंड बाद पूरा पेड़ का तना जोर से फटकर टुकड़ों में बिखर गया। जास्पर यह देखकर खुश हो गया और तुरंत समझ गया कि उसका दोस्त एक बार फिर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। उधर नर चींटी ने अचानक देखा कि एक विशाल पेड़ का तना हवा में उड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा है। जास्पर ने सोचा कि लेवी इतना शक्तिशाली इसलिए हो गया है क्योंकि उसकी उन्नत एक्यूपंक्चर तकनीक में सुधार हुआ है। लेवी ने बस हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जास्पर का अंदाजा बिल्कुल सही है। उधर चींटी की पत्नी अपने पति के कुचले हुए शरीर के पास दौड़ी और यह देखकर जोर जोर से रोने लगी कि वह इतनी दुखद तरीके से मर गया। कुछ ही देर में दूसरी चींटियां उसके पास इकट्ठा हो गईं और उसे भरोसा दिलाया कि वे इस कठिन समय में उसका साथ देंगी। वह दुखी चींटी और जोर से रोने लगी और उनका साथ देने के लिए उनका धन्यवाद करने लगी। उधर उस खुली जगह में धीरे धीरे और लोग भी इकट्ठा होने लगे, यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा पेड़ अचानक कैसे गिर गया। पास ही लेवी और जास्पर एक ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास गए क्योंकि लेवी कुछ आजमाना चाहता था, लेकिन जास्पर ने चेतावनी दी कि टीवी में हमेशा कहा जाता है कि यह चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन लेवी के दिमाग में गूंज रही वह अजीब आवाज शांत स्वर में बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। दिल से वह मानता था कि अगर कोई खतरा हुआ तो लेवी जरूर कोई तरीका निकालकर उसे बचा लेगा। इन बातों ने जास्पर को फिर से हिम्मत दे दी। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसे भी लेवी पर उतना ही भरोसा है और वह उस पर बिना किसी शक के विश्वास करता है। फिर भी जास्पर ने दूर खड़े ट्रांसफॉर्मर बूथ की तरफ देखा और सोचा कि लेवी वहां ऊपर कैसे पहुंचेगा। लेवी ने बस कंधे उचकाए और शांति से कहा कि वह बस कूदकर पहुंच सकता है। अगले ही पल एक जोरदार छलांग के साथ लेवी हवा में उछला और सीधे ट्रांसफॉर्मर बूथ के ऊपर जाकर उतरा। जास्पर चमकती आंखों से यह शानदार छलांग देखता रहा और खुश हो गया कि उसका दोस्त इतनी आसानी से सफल हो गया। तभी मुख्य डॉक्टर वहां आया और लेवी को देखकर जल्दी से जांच की, फिर तुरंत कह दिया कि शायद उसे गंभीर खाने से जुड़ी बीमारी है।
लेकिन डॉक्टर उसे रोक पाता उससे पहले ही लेवी ने हाथ बढ़ाकर खुले बिजली के तार पकड़ लिए। फिर शांति से बोला कि लगता है उसकी योजना काम कर गई। उसी पल लेवी को महसूस हुआ कि एक जबरदस्त ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ रही है, जैसे उसके अंदर अनथीन बिजली बह रही हो। यह खतरनाक स्थिति देखकर मैनेजर घबरा गया और तुरंत क्लिनिक के डायरेक्टर को फोन करके बताया कि यहाँ बड़ी समस्या हो गई है। इसी बीच कुछ वार्ड बॉय ट्रांसफॉर्मर बूथ की तरफ दौड़े और मजाक में बोले कि शायद लेवी को अब मदद की जरूरत नहीं, बल्कि उसके लिए कब्र तैयार करनी चाहिए। लेवी अब भी नंगे हाथों से तार पकड़े रहा और उसकी जली हुई त्वचा से धीरे धीरे धुएं की पतली लकीरें उठने लगीं। कुछ ही पल बाद जोरदार धमाका हुआ और धमाके की लहर से बूथ के सहारे वाले खंभे बुरी तरह टूट गए। धमाके के बाद लेवी का शरीर नीचे घास पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर झुलस चुका था और उसकी त्वचा पर हल्की हल्की चिंगारियां चमक रही थीं। वार्ड बॉय तुरंत चिल्लाकर सबको दूर रहने को कहने लगे, क्योंकि लेवी के शरीर में और उसके नीचे की जमीन में अभी भी खतरनाक करंट हो सकता था। लेकिन जास्पर ने उनकी चेतावनी बिल्कुल नजरअंदाज कर दी और बिना सोचे अपने घायल दोस्त को देखने दौड़ पड़ा। जब उसने लेवी को जली हुई हालत में पड़ा देखा, उसके कपड़े और त्वचा काली पड़ चुकी थी, तो जास्पर घबरा गया और जल्दी से उसकी मदद करने बढ़ा। लेकिन लेवी ने कमजोर हाथ उठाकर उसे रोका और शांत स्वर में कहा कि वह ठीक है, बस थोड़ा थका हुआ है। फिर भी जास्पर का हाथ उसकी तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही उनकी उंगलियां मिलीं, अचानक उनके बीच जोरदार बिजली चमक उठी। उस तेज झटके ने दोनों को घास पर दूर तक फेंक दिया। यह सब देखकर मैनेजर ने घबराकर डायरेक्टर को फिर फोन किया और पूछा कि एम्बुलेंस बुलाए या सीधे श्मशान से संपर्क करे। कुछ ही देर बाद लेवी को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। डॉक्टर की आंखों में लगभग आंसू आ गए, क्योंकि उसे फिर से उसी मरीज की सर्जरी करनी पड़ रही थी। डॉक्टर बड़बड़ाया कि वह डॉक्टर है, भगवान नहीं, और ऐसे नामुमकिन मामलों से बार बार नहीं निपट सकता। मॉनिटर अभी भी जीवन के संकेत दिखा रहे थे, लेकिन लेवी के शरीर का लगभग 90% हिस्सा जल चुका था। इसी बीच ली ऑपरेशन रूम में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नर्स ने रोक दिया। उसने बताया कि मुख्य सर्जन को अपना स्कैल्पेल नहीं मिल रहा और उसके बिना ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता। ली ने दृढ़ता से कहा कि जब तक मरीज में जीवन के संकेत हैं, उसे छोड़ना संभव नहीं है। उसे बचाने के लिए जो भी करना पड़े करना होगा। यह कहकर ली अंदर घुस गया और बोला कि सर्जरी वह खुद करेगा। उसके बाद पूरे 10 लंबे और थकाने वाले घंटे गुजर गए। जब ऑपरेशन आखिर खत्म होने वाला था, एक नर्स ने धीरे से ली को बताया कि मानसिक अस्पताल का डायरेक्टर आ चुका है। उसने कहा कि डायरेक्टर अभी ऑपरेशन रूम के बाहर डॉक्टर ली से मिलने का इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर बाद ली बाहर आया। जैसे ही उसने डायरेक्टर को देखा, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। सिर्फ 3 दिन पहले ही डायरेक्टर ने उन मरीजों को अस्पताल लौटाया था और अब ली को पता चला कि उन्हें ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के साथ खेलने दिया गया और फिर आपातकालीन सर्जरी करनी पड़ी। गुस्से में ली उसकी तरफ बढ़ा और बिना रुके उसे बुरी तरह गालियां देने लगा। वह चिल्लाया कि वह किसी माफी को स्वीकार नहीं करेगा। उसके हिसाब से वह क्लिनिक होना ही नहीं चाहिए। उसने कहा कि डायरेक्टर तुरंत यहां से चला जाए और पहले उस भागे हुए मरीज का बिल चुका दे। लेकिन शॉन बस शांति से मुस्कुराया और बोला कि वह असल में अस्पताल के साथ सालाना सदस्यता समझौता करने आया है। यह सुनते ही ली का चेहरा हैरानी और डर से बिगड़ गया। गुस्से में उसने दीवार से फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और शॉन की तरफ ऐसे घुमाया जैसे उसे मारने वाला हो। तभी कई नर्सें दौड़कर आईं और ली के हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करने लगीं।
लेकिन ली मानने को तैयार नहीं था। वह चिल्लाता रहा कि वह डायरेक्टर को जरूर मार देगा। आखिरकार नर्सों और वार्ड बॉय ने उसे पकड़कर दूर ले गए और कहा कि लंबी सर्जरी के बाद उसे आराम चाहिए। उधर डायरेक्टर शांत स्वर में समझाने लगा कि वह तो बस पैसे बचाने के लिए सदस्यता योजना करना चाहता था और उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। उस अराजक घटना के बाद एक पूरा दिन गुजर गया और फिर अगली सुबह आ गई। जैस्पर लेवी के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा बैठा इंतजार करते हुए सो गया था। शुक्र है लेवी सिर्फ बेहोश हुआ था, कोई घातक चोट नहीं थी। इसी दौरान सिस्टम ने उसे बताया कि उसका शरीर सफलतापूर्वक टेम्पर हो चुका है और वह अर्थ स्तर के मध्य चरण में पहुंच गया है। कुछ देर बाद लेवी ने आंखें खोलीं। उठते समय उसने देखा कि उसका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ है। फिर सिस्टम ने बताया कि उसकी साधना तकनीक के लिए शांत मन और संतुलित आंतरिक स्थिति जरूरी है। सिस्टम ने यह भी बताया कि इस तकनीक का एक प्रभाव त्वचा को फिर से जवान बनाना भी है। बाद में जब जैस्पर ने पट्टियां हटाईं तो उन्होंने देखा कि जली हुई त्वचा पूरी तरह झड़ चुकी थी और नीचे नई चमकदार त्वचा उभर आई थी। लेवी धीरे से जैस्पर के पास गया और उसके कंधे पर हल्का सा थपथपाया। जैस्पर ने आंखें खोलीं और जैसे ही उसे पता चला कि उसका दोस्त जाग गया है, वह खुशी से भर गया। लेवी उसके सामने बिल्कुल नग्न बैठा था और शांत मुस्कान के साथ अपने दोस्त को देख रहा था। तभी एक नर्स कमरे में आई। लेवी को ऐसे बैठा देखकर उसके हाथ से दवाइयों की ट्रे गिर गई। कुछ ही मिनटों में उसने कई डॉक्टरों और नर्सों को बुला लिया और बताया कि लेवी की त्वचा रात भर में बेहद मुलायम और स्वस्थ हो गई है, जबकि एक दिन पहले वह बुरी तरह जली हुई थी। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी जल्दी ठीक हो सकता है। उधर कहानी फिर से वन आइड मैन के मुख्यालय की ओर जाती है। उसके अधीनस्थों ने बताया कि लेवी ट्रांसफॉर्मर बॉक्स पर कूद गया था और शुरू में उन्हें लगा कि उसने आत्महत्या की कोशिश की है। वन आइड मैन ने पल भर सोचा कि शायद लेवी को प्रशिक्षण में लेना चाहिए था, लेकिन अब वह सोच बेकार लग रही थी। भले ही वे दोनों पागल थे और हमेशा परेशानी खड़ी करते थे, फिर भी वे उसके रूममेट रह चुके थे। इसलिए उसने सोचा कि शायद उसे उनके लिए मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी। तभी उसका कम्युनिकेशन डिवाइस बजा और मानसिक क्लिनिक के डायरेक्टर का कॉल आया। डायरेक्टर ने बताया कि दोनों मरीज अभी भी जिंदा हैं। यह सुनकर वन आइड मैन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि क्या तीसरे रैंक के योद्धा भी ट्रांसफॉर्मर बॉक्स में फेंके जाने के बाद बच सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा सिर्फ चौथे रैंक के योद्धा सह सकते हैं। इससे उसे शक हुआ कि वे दोनों अजीब लोग जिनके पास जन्मजात शरीर हैं, शायद चौथे रैंक से भी ऊपर हो सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद उसने तय किया कि अगर उसकी टीम में ऐसे चौथे रैंक के योद्धा हों जिनके पास इतने अनोखे शरीर हों, तो यह काफी उपयोगी साबित हो सकता है। जब शॉन ने देखा कि वन आइड मैन फिर से उसके प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, तो वह काफी खुश हुआ। फिर वह अस्पताल से बाहर निकल गया और क्लिनिक के कुछ कर्मचारी उसके पीछे पीछे चलने लगे, सोचते हुए कि वह डिप्टी के साथ सदस्यता की शर्तों पर बात करने आया है। लेकिन डायरेक्टर ने तुरंत उन्हें पीछे आने से मना कर दिया और माना कि उसे डर है कि अगर डिप्टी जाग गया तो शायद स्कैलपेल उठाकर उसे मारने की कोशिश करेगा। अस्पताल के अटेंडेंट एक दूसरे को बेचैन नजरों से देखने लगे, मन ही मन उम्मीद कर रहे थे कि मामला इतना ज्यादा न बिगड़े। सच कहें तो उनमें से कोई भी इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता था, लेकिन माहौल में फैला तनाव साफ बता रहा था कि हालात अब उनके काबू से बाहर जा रहे हैं और उन्हें डर था कि कहीं उन्हें मजबूर होकर कदम न उठाना पड़े।
शॉन ने शांत स्वर में समझाया कि उस आदमी को शायद बस एक ठीक ठाक रात की नींद चाहिए ताकि वह ठीक हो सके। उसकी आवाज में साफ थकान झलक रही थी और उसने यह भी मान लिया कि जो कुछ हुआ उसके बाद उसे खुद भी सच में थोड़ा आराम चाहिए। उधर लियम, वही मानसिक अस्पताल का गार्ड जो कभी लेवी और जास्पर से बुरी तरह डर गया था, अब एक दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अस्पताल में ही रुका हुआ था और उसकी गर्लफ्रेंड धैर्य से उसके पास बैठकर चम्मच से उसे धीरे धीरे खाना खिला रही थी, बड़ी शांति से उसकी देखभाल कर रही थी। जब वह कमरे में रखी ड्रेसर की ओर चलकर गई तो लियम की नजर उस बैग पर पड़ी जो उसने नीचे रखा था। वह देखे बिना नहीं रह सका कि बैग कितना पुराना लग रहा था, किनारे उधड़े हुए थे और कपड़ा फीका पड़ चुका था, जैसे वह दशकों से इस्तेमाल हो रहा हो। लड़की ने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसने समझाया कि बैग बस थोड़ा सा फटा हुआ है और अभी भी उसके लिए बिल्कुल ठीक काम करता है। लेकिन लियम ने तुरंत सिर हिलाया, साफ दिख रहा था कि वह उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा कि वह किसी भी हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को इतने पुराने और खराब दिखने वाले बैग के साथ घूमने नहीं देगा। बिना एक पल गवाए लियम ने अपना बैंक कार्ड उसे थमा दिया। उसने बताया कि इस कार्ड में वह पैसा है जिसे वह काफी समय से बचा रहा था। उसने उसे कहा कि वह इसे ले जाए, शॉपिंग करे और अपनी पसंद का बिल्कुल नया बैग खरीदे। फिर उसने जोर देकर कहा कि अगर उसने पैसे बचाने के लिए कोई सस्ता बैग लिया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लड़की ने दिल से उसका धन्यवाद किया, साफ दिख रहा था कि उसकी दयालुता से वह बहुत प्रभावित हुई है। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि डेप्यूटी को पहले ही पता चल चुका है कि लियम अस्पताल में भर्ती है और वह जल्द ही उसे देखने अस्पताल आने वाला है। यह सुनकर लियम मुस्कुराया। उसने कहा कि जब डेप्यूटी आएगा तो वह उसे खुद धन्यवाद देना चाहता है कि उसी ने उसे इतनी अच्छी लड़की से मिलवाया था। यह सुनते ही लड़की शर्म से लाल हो गई। उसने झेंपते हुए नजरें नीचे कर लीं और कहा कि वह उतनी भी खास नहीं है जितना लियम उसे बता रहा है। उसी समय कहीं पास ही कोई अज्ञात मौजूदगी चुपचाप अस्पताल में आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। एक अजीब तरह की संयुक्त दृष्टि से, जैसे किसी कीड़े की आंखों के कई लेंस हों, कोई हर चीज पर नजर रख रहा था जो वहां हो रही थी। डेप्यूटी इवान, जो गुप्त रूप से उसी लड़की का प्रेमी था जो अभी लियम के साथ समय बिता रही थी, उसे देखने अस्पताल आया। लेकिन हाल ही में उसकी नजर लगातार कमजोर होती जा रही थी। वह बार बार उस समय के बारे में सोच रहा था जब यह समस्या पहली बार शुरू हुई थी, उसी दिन के बाद जब उसने असामान्य रूप से बहुत ज्यादा सैल्मन खा लिया था। इवान को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसी दिन उस मछली के टुकड़े पर तहीना लार्वल नाम का तीसरे दर्जे का एक दानव बैठा हुआ था। जब इवान ने सैल्मन का एक टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि उस पर एक मक्खी बैठी है। फिर भी उसने ज्यादा सोचे बिना उसे उठा लिया।